पॉइंट को और डाइवर्स करता हूँ, क्योंकि हर्ष बेनीवाल अपने वीडियो में बता रहा है कि हो सकता है कि अगर वो गांजा लेता है, मैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को अगर एज अ यस कंसिडर करूँ, एज अ यस, तो फिर उससे बड़ा दोगला इंसान कोई है नहीं यूट्यूब पे। क्योंकि एक तो तरफ वो खुद ही बॉलीवुड सेलेब्स को ड्रग्स लेने के चक्कर में एक्सपोज कर रहा है कि ये साले कोकेन लेते हैं, ये कोकेन लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती। बॉलीवुड के सेलेब्स ड्रग्स ले रहे हैं, अपने कमरे में ले रहे हैं, एक काम वो भी इलीगल कर रहे हैं, सारी शर्म उन्होंने भी बेच खा रखी है, लेकिन वो जो कर रहे हैं अकेले में कर रहे हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ कभी ऐसा नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई नशा मुक्ति केंद्र वगैरह टाइप करा हो, ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, क्योंकि हिपोक्रेसी होती है ना। एक तरफ ये तो खुद वीड में चरस के नशे में लेटा हुआ है हर्ष बेनीवाल नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंसर, और दूसरी तरफ वो बॉयकॉट बॉलीवुड की बात कर रहा है। तो उससे बड़ा गधा तो कोई है नहीं। उसके पास पैसे कम है, कमाता वो भी अच्छा है, लेकिन वो इतना नहीं कमाता कि अभी कोकेन अफोर्ड कर सके। ना उसको ढंग का ड्रग डीलर पता है, ना उसको इतना ज़्यादा मार्केट की नॉलेज है। भाई वो तो शाहरुख, मतलब कोई अगर दीपिका पादुकोण टाइप है हर्ष बेनीवाल में, और दीपिका पादुकोण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पैसा और पावर, जितना पैसा उतनी पावर, तो उसके पास उतनी पैसा भी है, ज़्यादा है, लेकिन इतना नहीं है, ना ही उसके पास इतनी पावर है किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास कि वो कोकेन अभी ले सके या मंगा सके, क्योंकि वो ट्रैक डाउन हो जाएगा और वो बेल कर देगा। तो फिर FIR में से नाम हटाने के भी अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो खुद गांजा लेता है लेकिन दूसरे को गाली दे रहा है ड्रग्स के लिए। एक तो वही कमीना आदमी हो गया एक नंबर का। बॉलीवुड के सेलेब्स मुझे थोड़े बहुत ठीक इसलिए लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भी उनकी तरह बनना है, मुझे भी बॉलीवुड जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंद कमरे में अपने आपस में 4-5 चूतिए बहन के टके आपस में बैठ के गांजा फूक रहे हैं। वो एक नंबर के मादर चोत हैं, क्योंकि वो यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, इस बात को इग्नोर करके मज़े मार रहे हैं। लेकिन वो किसी दूसरे को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में छाप रहे हैं, और बॉलीवुड के सीक्रेट्स, डर्टी सीक्रेट्स, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, इनके बारे में वो ज़्यादा बात नहीं करते। जब पूछा जाएगा तभी करेंगे। वो कंगना रनौत नहीं बनते कि गधे की तरह भौंके जा रहे हैं, बॉलीवुड में ये होता है, बॉलीवुड में वो होता है। वो अपना कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खुश है, वो मज़े मार रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मज़े मारने का टाइम है, वो मज़े मार रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कोकेन ले रहा हूँ, इलीगल है ना, लेकिन मैं अपने पैसों की ले रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को कोकेन लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तो मेरे को लेने दो, तुम मुझे रोको मत, तुम मुझे टोको मत। तुम्हें आना है फिल्म देखने आओ, नहीं जाना मत जाओ, तुम्हें कौन मत ज़बरदस्ती कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, और ना ही मैं नारे लगा रहा हूँ ऐसे कोई बैन ड्रग्स इन बॉलीवुड, ऐसे कोई नारे तो एक्टर कोई लगाता नहीं है। मैं तो शॉर्ट से पहले भी ले लेता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने ओपनली भी इस बात को एडमिट किया हुआ है। तो तुम्हें देखनी है फिल्म देखो, नहीं देखनी मत देखो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कल कहीं ना कहीं आ जाएगा देखने, मुझे इस बात की श्योरिटी है। यूट्यूबर के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि रेपुटेशन डैमेज होगी तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ उसके धड़ाम से गिर जाएंगे। अब यहाँ कहाँ होता है ऐसा बॉलीवुड में। अगर कोई नेपोकेट अगर ये बोल दे कि मैं गांजा लेता हूँ, मैं वीड लेता हूँ, तो उसके साथ नहीं होता। विवेक ओबरॉय के साथ हो सकता है, क्योंकि हर्ष बेनीवाल और विवेक ओबरॉय दोनों सेल्फ मेड एक्टर्स हैं। करता वो भी अपनी वीडियोस में एक्टिंग ही आता है, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए ना। स्टार किड को तो वैसे भी अब काम मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो किसका बच्चा है, तो कनेक्शंस उसके पास अच्छे खासे आउटसाइडर से। तो उसने बोल भी दिया तो कोई क्या उखाड़ लेगा उसका। उसको जेल में डालोगे। आर्यन खान को कितने दिन तक जेल में रख पाई थी पुलिस। फिर फिल्म बना रहा है वो अभी रेड चिलीज़ में, और तुम ही सब जाओगे टिकट देख के थिएटर में, तो तुमको किस बात की टेंशन है। लेकिन दोगला वो इसीलिए है क्योंकि वो खुद गांजा ले रहा है और बॉलीवुड को गाली भी दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो कोकेन वगैरह होती है। लेकिन जैसी कोई फिल्म का साला ऑफर आता है, ये तुरंत वहाँ भाग जाता है काम करने के लिए। मतलब हर तरफ से गेम खेल के लोगों का चूतिया काट के पैसे छापने की मशीन बना रहा है खुद को, और उसमें काफ़ी कामयाब भी हो रहा है। घर खरीद रहे हैं, मस्त लाइफ चल रही है, ऐश कट रही है। तो गलत वो भी नहीं है ना। कोई एक्टर कभी नहीं करेगा कि बॉलीवुड के सीक्रेट्स को कंगना रनौत की तरह गधे की तरह बोलना शुरू कर दे। कंगना ने भी सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए सब किया था। जब SSR की वकील ने इस बात को एडमिट किया था, तो वो सारे गलत काम करते हैं, आपस में करते हैं, ना किसी को तुम कुछ बोलो, ना किसी को हम कुछ बोले। आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। आने आओ, नहीं आना मत दो। क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं करते किसी को, ना वो प्रोटेस्ट करते हैं, ना वो ज़बरदस्ती करते हैं किसी को ड्रग्स लेने की, और ना ही वो पब्लिकली इस बात को एडमिट करते हैं। बहुत मुश्किल से कभी कोई एडमिट नहीं करता कि वो ड्रग्स लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो कर रहे हैं अपने में कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आई गेस थोड़ी बहुत, मतलब कहते हैं ना, माना कि साले दुश्मन है लेकिन उनकी अक्ल का जवाब नहीं। बस यही है। कमीने साले एक नंबर के, लेकिन यूनिटी ज़बरदस्त है सालों की। बस वही है और कुछ नहीं।
आंसर है उसको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे लिए मैं सब कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो जितना मैं सब्सक्राइबर्स की कही हुई बात करूँगा उतने मेरे को व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, सिंपैथी मिलेगी। तो मैं वही कर लेता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लेकिन मैं उन्हें सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए अपनी एक्टिंग स्किल्स यूज़ करके बोल दिया वीडियो में। आई डोंट मीन एनीथिंग दैट आई से, एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मीन व्हेनेवर दे से एनीथिंग। ही इज़ ऑल्सो अ गुड आर्टिस्ट बट नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट। किसी भी लेवल से साइन होने के लिए यू हैव टू बी एक्सेप्शनली वेल। भूल भुलैया का टीज़र है, टी सीरीज़ म्यूज़िक भी टी सीरीज़ भी एक लेबल है। टी सीरीज़ फिल्म्स और टी सीरीज़ म्यूज़िक दोनों बनता है। इस वीडियो के अंदर ये 17 सेकंड का क्लिप है और इसके ऊपर 17 मिलियन व्यूज़ हैं। और सब्सक्राइबर में जितना फ़र्क है मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पूरा लेबल है। टी सीरीज़ पूरी एक कंपनी है, जबकि फुकरा इंसान एक पूरा क्रिएटर है। तो जाहिर सी बात है कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कैरी मिनाटी को आप एप्पल से कैसे कंपेयर कर दोगे, या फिर आप फिर भुवन बाम को आप कंपेयर कैसे करोगे आर्कटिक फॉक्स से। ये तो बेकार का दो पैर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ का है। इतनी इनकम तो कोई यूट्यूबर अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाता। तो उस 17 सेकंड के क्लिप के अंदर जो भूल भुलैया 3 की टाइटल अनाउंसमेंट है, उसमें सिर्फ कार्तिक आर्यन ने अपनी शक्ल दिखाकर स्माइल करा है, उसने और कुछ नहीं करा है। उसको इतने व्यूज़ आ गए एंड ही हैज़ डन एब्सोल्युटली नथिंग इन दैट वीडियो। उसने सिर्फ अपना मुंह पलटा है, हल्का सा स्माइल करा है और उसमें लिखा था भूल भुलैया 3 अनाउंसमेंट। और इसने पूरा गाना बनाया, पूरी मेहनत करी, मेहनत उसने पूरी करी। आई रियली अप्रिशिएट हिम दैट। भाई बंदे ने मेहनत करी है, अपना कर रहा है, मल्हान रिकॉर्ड स्कूल है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। लेकिन फिर भी मैक्सिमम इसका जो सबसे वायरल गाना गया है वो 17 मिलियन व्यूज़ का है। बीबी अपने एक एवरेज वीडियो पर 40 मिलियन, मतलब 25 मिलियन से लेके 40 मिलियन व्यूज़ ले आता है बीबी अपने एवरेज वीडियो पर, और कैरी के वीडियो पर भी 17 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो मतलब जितना बीबी और कैरी का एक वीडियो उसके गाने के बराबर हो गया। अगर हम कैरी के एक वीडियो के व्यू को टी सीरीज़ से कंपेयर करके देखें या फिर, तो मैटर कितना अजीब हो सकता है। कैरी मिनाटी को अगर फिर भी टी सीरीज़ से या फिर किसी बड़े म्यूज़िक लेवल से साइन किया जाता तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि उसका जो गाना था यलगार, भाई नाम से आधा तो काम बोलता है ना बंदे का, तो उसका काम ही इतना ज़बरदस्त है। वो तो रोस्टिंग वीडियोज़ में कम व्यूज़ लाता है, लेकिन यलगार ने तो जो आग लगाई थी यूट्यूब पे पूरी। तो आपको नहीं लगता कि इतने व्यूज़ तो वो लेबल कभी भी ला सकता है? उनके तो है ही 200 मिलियन सब्सक्राइबर। अगर 1% इवन 1% ऑफ द ऑडियंस ऑफ द चैनल वॉचेस देम, तो अच्छे खासे व्यूज़ तो अपने आप हो जाएंगे। उनके लिए 1 मिलियन या 5 से 10 मिलियन छोटी बात होती है। इसके तो ले दे के सबसे वायरल गाना 17 मिलियन पे गया है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ अ बैड क्रिएटर एंड ही हैज़ ज़ीरो सेंस अबाउट द म्यूज़िक, बट बाहर और भी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो 1, 2, 4 गाने जिन्होंने अपने बनाए और मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो इंस्टाग्राम पर गाते हैं, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके बोलते हैं। उनको मौका दो ना। इसका तो खुद का लेबल है, ये साइन हो भी गया तो क्या करेगा? मतलब ये गाने में मतलब क्या, मतलब ये ऑटो ट्यून यूज़ करता है भी, और जो 2 से 4 करोड़ की बात है जो हर एक वीडियो में प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम पे बताता है लोगों को, वो कितना एक्यूरेट है वो तो लक्ष्य चौधरी ने अपने वीडियो में प्रूफ कर दिया। तो मतलब क्या, मतलब इसका एक 15 मिनट का गाना जो कम से कम 1 से 2 करोड़ में बना है, वो 4 सेकंड के क्लिप के बराबर है। एक म्यूज़िक लेबल के सिर्फ 17 सेकंड के क्लिप के बराबर है इसका फुल फ्लेज्ड गाना, जो सबसे ज़्यादा वायरल गाना है। ऐसा भी नहीं कि एवरेज गाना, जो सबसे ज़्यादा वायरल गाना इसके पूरे करियर का है, वो सिर्फ एक 15 सेकंड के क्लिप के बराबर है एक लेबल का। एक लेबल फिर इसको क्यों साइन करेगा? और करेगा तो बेवकूफ़ी नहीं है भाई। कौन है? अरिजीत सिंह है, आप इंडियन आइडल जीत कर आए हैं भाई, कुछ बैकग्राउंड भी होना चाहिए ना। लेकिन मतलब आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। या तो फिर इसकी आपकी वॉइस इतनी ज़बरदस्त हो कि आप ना थंबनेल बनाओ ना कुछ बनाओ, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दो, थंबनेल भी गंदा हो एकदम गाने का, लेकिन फिर भी आपको 67 मिलियन व्यूज़ आ जाए। मिनिमम एक म्यूज़िक लेवल में 250 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं मिनिमम। अगर गाना हिट हो जाए तब जाके 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1 बिलियन भी आ जाते हैं। अब उसके सामने 17 मिलियन की क्या औकात है? गलत नहीं होगा ये? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई म्यूज़िक लेबल सिर्फ इस्टेब्लिश एक्टर्स को लेता है। माफिया मुंडेर रिकॉर्ड्स इतना सक्सेसफुल था अपने टाइम पर, बादशाह, हनी सिंह, ये इतने साल तक गाते रहे, तब जाके इनको टी सीरीज़ ने अप्रोच करा कि आप आइए गाइए। अब वो बोलेंगे तुम, हमारी कंपनी 10,000 करोड़ की है, हमारे साथ एक ऐसा आदमी है जो 1 करोड़ रुपया लेता है, 72 लाख रुपया लेता है एक गाने का।
सिर्फ एक गाने का, और उतने पैसे आप कमाते हैं पूरे 1 महीने से अपने यूट्यूब इनकम से, वो उतना एक गाने का ले लेता है। इतनी तो फीस ही है उसकी, तो कितनी बड़ी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वहाँ आप जाके क्या करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कैरी मिनाटी का कंपैरिजन आप शाहरुख खान से कर रहे हैं कि बड़ा कौन हुआ। ऑफकोर्स शाहरुख खान हुए, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ऐसा मान के चल लीजिए कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं कार्तिक आर्यन का शाहरुख खान से। दोनों ही एक्टर हैं, सेम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन स्टारडम कितना ऊंचा है। जिसके मल्हान रिकॉर्ड्स के मुश्किल से 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वो तो 250 मिलियन पे बैठा है। तो जब भी कोई बड़े म्यूज़िक लेबल में आता है वो पहले बहुत कुछ काम कर चुका होता है, और वो म्यूज़िक लेबल कौन सा है इसने अभी तक बताया भी नहीं है। तो मुझे लगता है वो कोई जी म्यूज़िक कंपनी तो हो नहीं सकती, तो कोई ऐसी नहला दहला सा लेबल होगा जिसके गाने हम लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं, जिसके गाने आजकल ज़्यादा आते नहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। म्यूज़िक लेबल इज़ अ वेरी बिग थिंग यार, क्योंकि म्यूज़िक लेबल जब भी किसी आर्टिस्ट को साइन करता है तो 4 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है कि 5 साल तक आपने मेरे अंडर काम करना है। और लेट मी टेल यू कि अगर 5 साल तक आप किसी बड़े लेबल के अंडर काम करते हैं बीइंग एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। यूट्यूब वीडियो तो बना ही नहीं पाएगा। 5 साल तक ये अपने चैनल पे इनएक्टिव रहेगा। ये खुद के लिए वीडियो बना ले या खुद के हाथ में कैमरा पकड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये ज़मीन से उठ करके वीडियो बना ले, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। डिजिटल एंटरटेनमेंट में या डिजिटल फील्ड में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम म्यूज़िक बनाना होता है। 5 गाने 5 साल तक लगातार या 3-4 साल तक लगातार अगर किसी लेबल ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, बिस्तर से उठ जाओ ना, वही बहुत बड़ी बात है। 5 साल तक इसका चैनल बंद रहेगा, उसके बाद इसका यूट्यूब करियर भी शायद ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक तरीका उसको चलाने का कि वो अपने, या तो वो अपना एक आध कोई गाना यूट्यूब पर ही अपने खुद के चैनल पे रिलीज़ कर दे। जैसे हनी सिंह है, वो टी सीरीज़ से भी साइन हो रखा है, लेकिन वो खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर भी उस पर गाना डालता है ना, वैसा ये कर सकता है। तो क्योंकि हनी सिंह बहुत कुछ करके आया था भाई, उनकी क्वालिफिकेशंस देखो, उनका वर्क एक्सपीरियंस देखो। ये जितने भी हैं ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर अभी तक गाने गा रहे हैं और बना रहे हैं। 14-15 साल से लगे हुए हैं। ये बेचारा नया नया है यूट्यूब पे, कहाँ खड़ा होगा ये हनी सिंह के सामने। श्रेया घोषाल 7 साल की उम्र तक गा रही है, वो म्यूज़िक लेबल से साइंड है, उसके आगे कहाँ टिकेगा ये। अरिजीत सिंह 10-12 साल की उम्र से गा रहा है, उसके बाद इतने शोज़ जीते। अरिजीत सिंह तो हाथ में गिटार लेके पैदा हुआ था, इतने टाइम से गाना गा रहा है, तब जा कर के वो इंडियन आइडल जीता, इतने शोज़ में गया, इतने टाइम से गा रहा है सिंस ही वॉज अ टीनेज, और अब 44-45 का हो गया। अब तो बहुत लेट उसको कास्ट किया गया था म्यूज़िक लेबल में, क्योंकि बहुत बड़ा रेज्यूमे देना पड़ता है भाई। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक ऐसा लड़का है जो क्रिकेट में गली क्रिकेट खेलता है, गली में जो क्रिकेट खेलते हैं, और एक ऐसा बंदा है जिसको इंडियन क्रिकेट टीम में लेना है, तो मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि बेस्ट आदमी हो। लेबल सिर्फ ऐसे बंदों को लेगा जो उस लेबल की रेपुटेशन ऊपर करते रहे, और जिस दिन आप उनके काम के नहीं आएंगे, लेबल आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। यही रूल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी म्यूज़िक लेबल हैं उनका यही रूल है। वो लेबल कोई नहला दहला सा ही होगा, या कोई ऐसा बड़ा लेबल नहीं हो सकता। और उसमें इसका गाना आ भी गया तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा देखने वाला है, क्योंकि इसने इंडिपेंडेंट जब अपना म्यूज़िक बनाया, उसको अगर मैं हनी सिंह के एक गाने से कंपेयर कर दूं तो उसके आगे स्टैंड अलोन भी नहीं करता। क्योंकि लेबल से अगर तुम साइन हो रहे हो तो तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारा सीधा सामने कंपटीशन बादशाह, हनी सिंह, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शान, के तो अब नहीं रहे, लेकिन आजकल के जितने भी ये सिंगर्स हैं, इक्का, डाइनो जेम्स और डिवाइन, एमीवे, इन सब से तुम्हारा डायरेक्ट कंपटीशन, कृष्णा, रफ्तार, इन सब से होगा। तो इनके बीच में तुम कहाँ से टिकोगे। इनके तो एक एक गाने पे 35-35 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तुम 17 मिलियन अपना मैक्सिमम लेकर गए हो। तुम कहाँ से इनके आगे खड़े हो पाओगे। तुम तो इनके आगे आर्टिस्ट भी नहीं लगोगे। इनफैक्ट हो सकता है कि इनके साथ काम कर करके इनके बीच में आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाए, क्योंकि गाने की प्रोडक्शन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी ऐसे गानों की। और अगर आप फ़ायदा नहीं करा पाए या आपके गाने उतने व्यूज़ नहीं टच कर पाए तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर को लॉस हो जाएगा, और वो लॉस बेयर करने के बजाय आपको निकाल देगा। क्योंकि मिनिमम जो गाने टी सीरीज़ के लेवल में बनते हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम 1 करोड़ होती है, मैक्सिमम वो 5-6 करोड़ तक भी जा सकता है, कम से कम 5 करोड़ तक जाता है। अगर मैं गुरु रंधावा के लाहौर गाने की बात करूं या हाई रेटेड गबरू की बात करूं, मिनिमम 5 करोड़ में गाना बना होगा, और शायद उससे भी ज़्यादा में बन सकता है। अगर नूरा फतेही जैसी कोई डांसर आपने अपने गाने में रख दी तो मिनिमम रखेगा, क्योंकि नूरा फतेही खाली एक प्रोग्राम में नाचने का या फिर एक वीडियो में नाचने का 40 लाख लेती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, जबकि मल्हान रिकॉर्ड्स में या फुकरा इंसान के पर वीडियो की कॉस्ट ही मुश्किल से 1 करोड़ मैक्सिमम टच हो सकती है। इतना तो नूरा फतेही किसी गाने में नाचने का ले लेगी टी सीरीज़ के, वहाँ कहाँ खड़ा होगा ये, कुछ भी बोलता है। वो लेबल भी कोई नहला दहला सा ही होगा, पर्सनली अश्योर यू। ये अच्छा रैपर हो सकता है, लेकिन अरिजीत सिंह से टक्कर, आई एम रियली सॉरी। नहीं यार, ये इतना भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
आई एम सॉरी बट इतना भी अच्छा नहीं है कि अरिजीत सिंह से सीधा टक्कर ले ले, या फिर किसी और इक्का से टक्कर ले ले, डायनो जेम्स से टक्कर ले ले, एमी वे, कृष्णा, MC स्टैन, जितने भी हैं आजकल के, भाई बहुत मुश्किल है यार। और मुझे ये वाला क्लिप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हर्ष बेनीवाल का। इस वाले वीडियो की हर्ष बेनीवाल ने सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए उतनी कम है, क्योंकि जब ये वीडियो निकला था तो तब मैं फ़ैन हो गया था सीरियसली इस बंदे का, क्योंकि उसने खुद कितना ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लेकर मतलब बॉलीवुड के सेलेब्स को एक्सपोज करा है ड्रग्स लेने के चक्कर में, या फिर गांजा, चरस या कोकेन, जो कुछ भी है मतलब लेने के लिए। क्योंकि बीइंग अ सोशल इन्फ्लुएंसर आप कैसे अपनी ऑडियंस को मिसलीड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने रोस्ट सिग्मा का एक ये वाला एपिसोड देखा इन विच ही वॉज एक्सपोजिंग हर्ष, और उसके बाद मेरी जितना भी हर्ष को लेकर के थॉट प्रोसेस था मैंने उसको एनालाइज़ करा, मैं जितना कर सकता था उतना किया। और मेरे को सही में हर्ष के ख़िलाफ़ मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आया बिकॉज ही वॉज जस्ट स्ट्रेट अप बीइंग हिपोक्रेट इन हिज ओन वे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सब इंडिया में रहते हैं, ये USA, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी वगैरह या कोई फॉरेन कंट्री ऐसी है नहीं। अगर तुम बाहर रहते तो शायद हो सकता था कि वहाँ पे लोग प्राइवेसी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वहाँ पे कोई किससे कोई खास मतलब रखता नहीं है। लेकिन वहाँ के यूट्यूब का सीन उल्टा है, वहाँ पे हर क्रिएटर बीइंग ओवरली सेंसिटिव अपनी हर बेइज्जती को अपने दिल पे ले लेता है, इसी वजह से हमेशा मैटर एस्केलेट होते हैं। वहाँ तो सीधा सीधा गोली मार देते हैं और ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। सेक्टर X एंटरटेनमेंट का चैनल अभी के अभी सर्च करो, किसी की भी बायोग्राफी सुन लेना वहाँ पे। मैं किसी भी रैपर को जलील नहीं कर रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है उन सब के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा था कि ज़्यादातर जितने भी अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं अमेरिका में, वो सबके सब जेल जा चुके हैं। तो ऐसे लोग आर्टिस्ट बन क्यों रहे हैं? अब ये सवाल सिर्फ एक हिंदुस्तानी के मन में आ सकता है, वहाँ के लोगों को समझ में आएगा नहीं। वो कहते हैं कि भाई वो तो गैंगस्टर है, वो तो गैंगस्टर प्रो लाइफ है, उससे पंगे मत लो। अरे क्या मतलब भाई, आर्टिस्ट हो तमीज़ में रहो, इन्फ्लुएंसर हो तमीज़ में रहो, कानून हाथ में लेने का क्या मतलब है? अगर हर कोई ऐसे कानून हाथ में लेने लगा तो ज़रूरत क्या है, उखाड़ के बाहर फेंक दो। कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। तो वहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं। अगर आप सबवे में जाओ, मेट्रो में जाओ, किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, तो लोग अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन यूट्यूब पे सीन एग्जैक्ट 360 डिग्री है, वहाँ सब कुछ पर्सनली लेते हैं। हर जगह एक क्रिएटर हमेशा अपनी बेइज्जती को पर्सनली लेता है। सीधी रीज़न क्या है, जितने भी एक्टर्स होते हैं बॉलीवुड के हों या कहीं के भी हों, या यूट्यूब पे जो कहीं पे भी तुम्हें एक्टर कोई दिख जाए या फिर तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर दिख जाए, ये सब ओवरली सेंसिटिव लोग होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ये बेचारे सेल्फ मेड हैं। तो हर बेइज्जती को ये ऐसे लेते हैं कि जो चीज़ आपके लिए बड़ी छोटी होगी इनके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत क्या है कि उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, उसमें ये बेचारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये बेचारे हर बेइज्जती को अपने ऊपर ले लेते हैं दिल पे, और इस वजह से ये ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं। एक्टर्स के केस में ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उनका सारा काम ही इमोशन पर है। भाई कोई एक्टर है जिसको इमोशन की समझ ही नहीं, जिसको एक्सप्रेशन की समझ नहीं। अर्जुन कपूर अच्छा एक्टर है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको एक्सप्रेशन देने और इमोशन समझने सही से नहीं आते, और दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो यही होता है जब आप पूरी तरीके से बात को समझ नहीं पाते। वो हर चीज़, वो बहुत सेंसिटिव आदमी है, और वो आगे जाकर बन गया है। ऐसा नहीं हमेशा से था, वो बन गया है। लेकिन उसको कवर अप करने के लिए वो सामने से आपको बड़ा रफ एंड टफ दिखाता है अपने वीडियो में, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। आपके मन में आता नहीं है क्या कि वैसे तो बड़ा सोबर है, वैसे तो बड़ा शांत है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जैसे ही अपना वीडियो बनाता है, चाहे कुछ भी करे, ऐसे बदल क्यों जाता है? उसका रीज़न ये है कि उसने उस पर्सनालिटी को अडॉप्ट करा है, अच्छी चीज़ के लिए भी, बुरी चीज़ के लिए भी। हो सकता है पैसा छापने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और दूसरा ये है कि वो उसकी वो पर्सनालिटी है जो शायद वो कभी बाहर लेकर आ नहीं पाया अपने नेचर की वजह से। यहाँ पे तो उल्टा सीन है कि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा उल्टा सीन है। इंडिया में क्या है कि दो लोग ऑनलाइन लड़े या ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे, ऑफलाइन का तो समझ में गए होगे, तो लोगों को बीच में उंगली करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे होता है फ्री टाइम हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो सब हर एक दूसरे के फटे में उंगली कर रहे हैं। हाँ भैया क्या चल रहा है, अच्छा ऐसा क्या, अच्छा शर्म नहीं आती इसको यार, ये तो बहुत ही गंदा है। मोहल्ले की आंटियाँ नहीं देखी तुमने अपने पार्कों में कैसे कैसे डिस्कस करती रहती है, बहन जी इस बच्चे को अकल ही नहीं, बहन जी ये बच्चा एक नंबर का गवार है, इसे कुछ आता ही नहीं, सबको हमेशा इतना ज़्यादा परेशान करता रहता है, कितना बुरा बच्चा है ये। वो क्यों कहती हैं ये? क्योंकि उनको दूसरों की ज़िंदगी में उंगली करना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक बात रही बच्चों की या टीनेजर्स की या अडल्ट्स की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह ग्रुप बने रहते हैं और उनकी अलग ही भसड़ चलती रहती है। और ये बातें बीइंग एन इंट्रोवर्ट कभी आप समझ नहीं पाओगे। उनकी 24 घंटा कोई भसड़ चलती रहती है। स्नेहा का ब्रेकअप हो गया, और वशी जो है प्रीति से लड़ाई कर रही है। वो जाकिर खान का स्टैंड अप था ना, व्हेन आई मेट अ गर्ल इन दिल्ली, तो उससे पूछो तुम आज का दिन कैसा रहा, तो कभी मत पूछना, वो बताना शुरू कर देती है, वो बताए जा रही है, बताए जा रही है, बताए जा रही है, और वो पीछे से आवाज़ करके कहता है बहन रुक जाओ, वो सिगरेट पीता है और वो करता है।
तो क्यों कहता है? क्योंकि उस लड़की से कभी स्टैंड अप कहता है, और एक था कि कभी पूछना मत लड़की से कि उसका दिन कैसा जाता है, क्योंकि वो सच में बताने लगती है कि पूरा का पूरा दिन में क्या क्या हुआ। तो ये है। तो ये सेम चीज़ यूट्यूब पर अगर हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों को तो इंटरेस्ट होगा ही ना। करना किसी को कुछ नहीं है, किसी को उस लड़ाई से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, किसी को उस लड़ाई से कुछ जानने को नहीं मिलेगा। बस दो लोग लड़ रहे हैं और बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस उस बंदे को दी जाएगी जिसके पास फेम होगा। अगर आप फेम का इस्तेमाल करके एक एंटरटेनिंग वीडियो बना रहे हैं और आप ऑडियंस को किसी भी तरीके से होल्ड कर पा रहे हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। मामला अच्छा बैठ रहा है तो बैठ रहा है, किसी को क्या दिक्कत है। अगर आपका फेम अच्छा खासा है और आप एक एंटरटेनिंग वीडियो बना पाते हैं और आपके अंदर इतनी मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा अच्छा खासा पोटेंशियल है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन कर पाते हैं, इवन दो आप गलत हैं, लोग फिर भी आपका साथ देंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा तो व्यूज़ भी ज़्यादा हैं। तो लड़ाई में कौन कितना सही है कौन कितना गलत है, ये सब तो सबसे लास्ट की बात है। ये सबसे लास्ट की बात है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसका वीडियो में दम कितना है, किसका वीडियो दिखने में अच्छा है, किसका वीडियो एडिटिंग अच्छी है। लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें देखेंगे, कोई नहीं सोचेगा कि बड़ा क्रिएटर भी तो गलत हो सकता है। पहले बात सही है, पहले सच बात सही है, फिर झूठी बात सही है। ये क्या बेकार की कहती है कि जो फेमस है हमेशा वही सही होगा? ये क्या बात होती है? लेकिन ये नैरेटिव सही होना शुरू हो गया है। इसी वजह से फेमस लोग उल्टा अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा कंटेंट बनाते हैं 360। ऊपर से ज़्यादा ऊपर से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लोग भी वही होते हैं। तो भाई तो फिर मर जाओ, क्या करोगे? और वैसे भी एक बात बताना, ये जो कहते रहते हैं कि हमको इतना फेम मिला या हम इतने फेमस हैं, उस फेम का करोगे क्या? लोगों को गाली दोगे, लोगों को जलील करोगे, लोगों को बेइज्जत करोगे। मैं यहाँ पे कैरी मिनाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी छोटे मोटे रोस्टर की बात कर रहा हूँ। लोगों को बॉडी शेम करोगे, चीप वल्गर कमेंट्स करोगे, अपनी ऑडियंस को भी वैसा बना दोगे। उनकी अपनी ऑडियंस पे भी तुम्हारा वही इम्पैक्ट जाएगा, वो भी बदतमीज़ होते जाएंगे, वो भी कमीने बन जाएंगे, वो दूसरों को परेशान करेंगे, अपने आसपास गंदगी फैलाएंगे। तो गंदगी तो हर जगह फैलेगी ना। अब इससे तुम्हें 12-13 करोड़ या 2-3 लाख रुपए भी मिल गए, 12-13 करोड़ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 2-3 लाख या 2-2.5 लाख रुपए महीने का तुमने कमा लिए, तो उस पैसे को कमाओगे तो वो किस चीज़ से आ रहा है पैसा? नफ़रत से, गुस्से से, गाली गलौज से? हाँ, सच कड़वा हो सकता है, सच में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो सारी झूठ को काट देता है, इसलिए सच कड़वा होता है। तो ठीक है, अगर इफ़ यू आर स्पिटिंग फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आर नेगेटिव देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यही तरीका है बस ज़िंदगी में हर काम करने का या हर चीज़ को करने का, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। तुम रोज़ वीडियो बनाओगे, लोगों को बुरी तरीके से जलील भी नहीं, नीचा दिखाओगे अपने वीडियो के अंदर, और तुम्हें लगता है तुम चैन से एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे? वो जो पैसा तुमने भर भर के कमाया है, जो तुम्हारे अच्छे खासे नोट है, वो किस चीज़ से आ रहे हैं? लोगों की बेइज्जती करके, लोगों को नीचा दिखा करके। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की हाई भी तो तुम्हें लगेगी। वो लोग भी तुम्हें बद्दुआ देंगे कि तेरे चक्कर में साले हमारी तेरे सब्सक्राइबर आके में माँ बहन की गालियाँ दे के जलील कर रहे हैं, अब तेरा भी भगवान दे, अब कर्मा इज़ अ बिच, एक पुरानी कहावत है। तो फिर तुम्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपना। ऐसा तो होने नहीं वाला कि तुम पे कुछ हमला नहीं होने वाला। तो ये क्योंकि इंडियन या जो भारतीय मन है उसके अंदर रोस्टिंग जैसा कुछ है ही नहीं। अब तुम फिर भी उसको इन्फोर्स करना चाहते हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग अब ये भी पूछेंगे कि भाई वो अपनी रियल इनकम छुपाते क्यों हैं? पहला रीज़न तो यही होता है कि वो लोगों के सामने डरपोक है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अपनी एक्चुअल इनकम रिवील कर दी उस दिन तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई तुम नहीं बदले, तुम्हारी जगह नहीं बदली, तुम्हारी शक्ल नहीं बदली, तुम जहाँ वीडियो बनाते हो वो नहीं बदला, तो पैसे 70 लाख का करोगे क्या? मेरा बड़ा भाई है, कज़न, रियल नहीं, वो 80,000 रुपये महीने का कमाता है और खुल के ज़िंदगी जीता है। दूसरी तरफ ये है 365 दिन घर में पड़ा रहता है, घर से बाहर कभी निकलना नहीं है, घर में कोई भी जब चाहे मुंह उठा करके आ जाएगा, सारा दिन पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, वीडियो बनाता है, सो जाता है, उठता है, पीता है, हगता है, वीडियो बनाता है, सो जाता है, और 70 लाख रुपए ले रहा है। चलो ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ क्योंकि इसी की वीडियो, इसी की इनकम रिवील हो गई थी, मैं इसकी जगह किसी और का भी ले सकता हूँ। तो मतलब सीरियसली वो 70 लाख रुपए का किस काम के हैं? मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ। जब सारी ज़िंदगी घर में ही रहना है, ना खुद का घर खरीदना है, ना खुद के घर खरीद के उसको ऑफिस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वैसे तो बड़ा बोलते रहते हैं कि हमारी प्राइवेसी का इशू है, हमारी प्राइवेसी चली जाएगी, हमारे घर में लोग आते रहते हैं बहुत बुरी तरीके से नॉक करके। इतनी अक्ल है हमारे पास कि हम खुद का घर खरीद लें और उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर लें, पर इतना दिमाग लाएंगे तो इन्फ्लुएंसर ढंग के थोड़ी कहलाएंगे। जब तुम सेम जगह से निकले नहीं, ना तुम्हारी शक्ल बदली, तुम्हारी शक्ल भी वैसी की वैसी है,
कुछ नहीं बदला। 350 साल से साला सब कुछ ही सेम है, बस 2 चीज़ें बदली है। पहला चैनल का थंबनेल, दूसरा बैनर, तीसरा वो सेटअप, बस और कुछ नहीं बदला। वो रूम भी वही है, घर भी वही है। जब सब कुछ ही वैसा है, जब कुछ बदला ही नहीं तो कमा कर फ़ायदा क्या पैसे का? बस सारा दिन घर में पड़े रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं, कहीं निकलना नहीं। ले लो पीसी कोई अच्छा सा, ले लो अच्छा सा कोई महंगा वाला मैकबुक, लेना कोई बढ़िया सा लैपटॉप, जाओ बाहर जा कर के अकेले ट्रिप मारो, अकेले जाओ घूमने, खाओ पियो, बढ़िया से बढ़िया रहो। क्या करोगे 70 लाख रुपए का? वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं है। वो आग लग जाएगी उन पैसों में, पड़े पड़े बेकार में सड़ रहे हैं। मैनेजर को पैसे देने हैं, पीआर को पैसे देने हैं, वीडियो की प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो सब हटा के बस इसीलिए हो। और ये सेम सवाल ना जो जितने लोग कहते हैं उसकी पर्सनल लाइफ है, तू क्यों बोल रहा है, सेम सवाल तुम्हारी मम्मियाँ भी करती हैं घर में कि सारा दिन बहन जी ये पड़ा रहता है, कोई काम तो है नहीं, इसे बेवकूफ़ों की तरह। बेटा बाहर जाओ। वो क्यों कहते हैं बाहर जाओ? वो पागल है तुम्हारे माँ बाप? वो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया देखो। आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम अ शाय टाइप ऑफ पर्सन। अरे इंट्रोवर्ट है तो क्या इंट्रोवर्ट लोग घूम नहीं सकते, अकेले खाना नहीं खा सकते रेस्टोरेंट में जा कर के? इंट्रोवर्ट मतलब बाहर नहीं निकल सकते घर के? अकेले जाओ ना, कौन मना कर रहा है? हर्ष बेनीवाल को देखो कितना एंजॉय करता है, वो व्लॉग बनाता है दोस्तों के साथ, हर कोई सब मस्ती करते हैं। इसे देखो, अगर 70 लाख रुपए महीने का या साल का कमा कर भी मुझे 365 दिन घर में ही पड़े रहना है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो हिसाब मांगना शुरू कर देंगे। वो सब तो ठीक है जो तुम इतने पैसे कमा रहे हो, तुम्हारे वीडियो में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा हमें। पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो दिख नहीं रहे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में। जो कहते हैं ना प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी महंगी होती है, तो दिख तो रहे नहीं। वही माइक है, वही शक्ल है, वही जगह है, जगह भी नहीं बदली तुमने तो हिसाब मांगेगी कि भाई कहाँ है, पैसे कहाँ लग रहे हैं, तो क्या बदला तुमने एज ए क्रिएटर? क्योंकि हर कोई ये कभी पूछता ही नहीं है कि आपने अपने वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज़ कैसे करी, तो वो हिसाब मांगना शुरू कर देंगे। तो तब मुंह बना लोगे चूतिया जैसा। तो मतलब अगर जाना ही नहीं कहीं, सारा दिन घर में पड़े रहना है गधे की तरह, और उसके पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब करोगे क्या इतने का? और वो पैसे बेकार के मिल रहे हैं, फालतू पड़े रहेंगे, उनका भी कोई काम नहीं है। हाँ बस ये आज़ादी मिल जाएगी कि जो चीज़ ठीक लगे वो ठीक है, क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं तो कोई महंगी शॉपिंग नहीं करनी। मतलब ये क्या लाइफ है सीरियसली? 365 दिन घर में पड़े रहो, शक्ल भी वही, बात करने का तरीका भी वही, इवन शक्ल भी वही। 2-4 फैमिली मेम्बर है जो ना कुछ जानता है ना कुछ समझता है लाइफ को। मतलब ये क्या लाइफ है सीरियसली? बंदा पागल हो जाएगा ऐसे में तो आदमी पागल हो जाए। ऊपर से ये लोग बड़ा ज्ञान भी चोतते हैं, माई प्राइवेसी गॉट डिसरिस्पेक्टेड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मेरी तो प्राइवेसी इतनी ख़राब हो गई। पहली बात तो ये कि मैं एक बताना चाहता हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ ना वो 1 करोड़ रुपए का है और ये महीने के 70 लाख कमा रहा है। इतनी अकल नहीं है इसके अंदर कि अगर वही पैसे आप घर खरीदने में लग जाते, उससे घर खरीद लेते अलग से और उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर लेते, तो तुझे इतनी तकलीफ़ होती नहीं। लेकिन यू डोंट टीच हिम, यू आर पर्सनली इंटरफेयरिंग इन समवन्स मैटर। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो बात ही चूतियों वाली है। अब इतना कमाते हो, अपने लिए एक ऑफिस नहीं बनवा सकते? हर्ष बेनीवाल का भी तो ऑफिस है, वो घर में ही सारा काम क्यों नहीं कर लेता? वो इसीलिए नहीं करता है, उसके पीछे का सिर्फ ये रीज़न है क्योंकि अपनी प्राइवेसी और अपना वर्क स्पेस चाहिए होता है हर एक क्रिएटर को, ताकि वो अपनी क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन और अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करके वीडियो और अच्छे से बना सके। अगर महीने में मतलब 1 महीने के अंदर 4 वीडियो बन रहे हैं और एक वीडियो को बनने में लग रहे हैं 4 दिन या 7 दिन, तो सारा दिन तो घर पे ही बिता दिया। पागल नहीं होगा क्या 24 घंटा घर पे रह करके? कितने टाइम तक फ़ोन और लैपटॉप चलाओगे? ऐसा नहीं है, तुम तो सारा दिन पड़े रह के फ़ोन चलाते रहते हो, पर वो ऐसा क्रिएटर कर नहीं सकता, क्योंकि वो अगर ये सब करने लगा तो वीडियो कौन बनाएगा? दैट्स नॉट पैशन, दैट्स सिंपली जस्ट बीइंग, यू विल बी क्रेजी, क्योंकि तुम बस काम ही काम करे जा रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि महीने के 28 दिन तुम्हें बस नौकरी करनी है और तुम कहीं जा नहीं सकते हो, तुम घर से बाहर निकल नहीं सकते। ना तुम कैफेटेरिया में जा सकते हो, ना तुम दोस्तों के साथ चाय सुट्टा बाहर जा सकते हो, ना तुम गाड़ियों में घूम सकते हो। मतलब तुम्हारा भाई पकड़ पकड़ के तुम्हें बाकी क्रिएटर्स से मिला रहा है। मतलब यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो भी तो कैरी मिनाटी नहीं है, उसको नहीं देखा कभी दुबई घूम रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, वो भी तो इंट्रोवर्ट है। वो अपना इंजॉय करता है, कैरी तो फुल करता है। दुबई जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं अपन दुबई, ट्रिप खुद के पैसे में जा रहे हैं, दूसरे के फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जा रहे हैं ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कैरी ने फिर अपना पैसा कहाँ खर्च किया, 10 साल पहले भी ऐसे वीडियो बनते थे, अब भी ऐसे बनते हैं। नहीं, क्योंकि उसने पूरा खुद का स्टूडियो रखा हुआ है
उसने खुद का स्टूडियो रखा है और उसने स्टूडियो बना लिया बेसिकली, तो उसको अब कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात तो ये, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद आई एम 100% राइट कि वो अपने घर में बैठ के वीडियो नहीं बनाता होगा। अब पहले बनाता था लेकिन अब नहीं बनाता, उसने खुद का ही स्टूडियो है, सेट वगैरह लगाता है, उसमें बनाता है, क्योंकि उसको वहाँ ज़बरदस्त प्राइवेसी मिलती है। एंड ही कैन से व्हाटएवर द फक ही वांट्स ऑन कैमरा। ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, लेकिन माँ बाप के सामने जब अब्यूज़ करता है ना तो बंदा थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा डर जाता है। लेकिन कैरी के साथ अब ये केस नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद है। स्टूडियो में तो जो उम्र में है बोलो, कोई जज करने वाला है नहीं। आसपास खाली स्टाफ के बंदे होते हैं, स्टाफ के बंदे आसपास होते हैं तो उसको सजेशंस भी देते हैं, सर ये वाला शॉट वापस ले लेते हैं, सर ये वाला शॉट में एनर्जी कम लगी, अरे कट यार, सर इसको हटाकर इसमें ऐसा कुछ करें क्या। मतलब 4 से 5 लोग एक साथ स्टाफ के जब काम करते हैं ना एक इंडिविजुअल क्रिएटर के, तो वो उसको मोटिवेट करते हैं कि देखो यार इस शॉट को और बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन अब तुम 450 दिन एक ही कमरे में गधे की तरह पड़े रहोगे और वीडियो बनाओगे, और तुम्हें कोई फीडबैक देने वाला नहीं कि अपनी वीडियो इंप्रूव कैसे करें। मतलब क्या करोगे। वो 70 लाख रुपए भी किसी काम के नहीं है, बेकार सड़ रहे हैं। वो किस काम के आएंगे, वो किसी चीज़ के काम नहीं आएंगे। और ना वो कभी आपको बताएंगे कि बीइंग अ क्रिएटर आपके क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि मैं पैसे अंधा कमा रहा हूँ ना, तो मुझे मत बोलो, मैं जो जी मैं करूँगा। दुनिया बर्बाद भी तो इसी मेंटालिटी ने करी। और मैं ट्रिगर्ड को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्टूपिड लाइफ स्टाइल इफ़ आई कांट गो आउट, आई कांट हैव फन। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझे फ़न करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में खुशी के लिए किसी की ज़रूरत हो। मैं अकेले भी कर सकता हूँ। वो अलग बात है कि जो बात हमारे घर की मम्मियाँ करनी चाहती हैं, जो हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं, जब लॉकडाउन में हम सारा दिन पड़े रहते थे, हमें कोई काम नहीं था, तो वो बात मैंने अभी यहाँ कर दी तो इसके निब्बा निब्बी फ़ैन आ जाएंगे और गालियाँ देने लगेंगे कि तू कौन होता है बोलने वाला। मैं कह रहा हूँ कि पैसे कमाने में कुछ गलत नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था अपने इस वीडियो में, तुमने देखा नहीं, जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन वो दिखना भी तो चाहिए ना। खाली कमा कर पड़ा रहेगा बैंक में, क्या करोगे। खर्च भी तो होना चाहिए, कहीं दिखना भी तो चाहिए कि वो कमा रहा है अच्छा खासा। क्योंकि सब्सक्राइबर को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई तू खर्च कहाँ कर रहा है, तू सारा दिन घर में पड़ा रहे 365 दिन बेवकूफ़ों की तरह, बार वो कैमरा मैन घर में गधे की तरह घूमे जा रहा है, इतना क्या करेगा इस सब का। मेरा भाई 80,000 कमाता है, मस्त मज़े कर रहा है, ही इज़ हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग व्हाट ही लव्स। बहुत सारे लोग कहेंगे ना वो तो कंटेंट क्रिएटर है, उसको अपने कंटेंट क्रिएशन से प्यार है, उसको इतना ज़्यादा प्यार है कि वो 24 घंटा भी करता रहता है। उसको झक्की कहते हैं, उसको गधा कहते हैं, क्योंकि उस सब के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ की माँ बहन कर रहा है। अगर तुम सारा दिन बैठ के यूट्यूब वीडियोज़ ही बनाते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही सारा दिन घूमता रहेगा। फिर मम्मी पापा घर में बैठे हैं, पूछ रहे हैं कैसा सारा दिन बेटा। अब मम्मी पापा रिटायर हो गए हैं तो उनको टाइम देने के बजाय तुम गधे की तरह वहाँ अपना लगे रहोगे, तुम्हारे दिमाग में भी वही घूमता रहेगा, तो दिक्कत नहीं हुई। वो घर में बैठा है, ट्रिगर्ड बैठा है, एक तरफ फुकरा है, दूसरी तरफ हुआ है फुकरा अपने एंजॉय कर करके खूब आ रहा है। इसके दिमाग में 24 घंटा घूमता रहेगा ये कंटेंट कैसा होना चाहिए, यार इस वीडियो को ऐसे कर देना चाहिए था। अब बात करने के लिए कोई साला है नहीं, अब ये बैठा है घर में, इसकी माँ अपना अब कितना, अब डिम्पल किचन पे कितने वीडियो डालेगी, बुढ़ी हो गई बेचारी, अब कितना करेगी। तो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, उसमें भी तुम्हारे दिमाग में वो यूट्यूब ही चल रहा होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर बहुत हेक्टिक हो जाता है यार। तो वो मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे मैं वीडियो निकाल के निकलूँ, मैं जब वीडियो ख़त्म तो मेरी वो क्रिएटर वाली ज़िंदगी ख़त्म। अब उसके बाद मैं सिर्फ आर्यन हूँ। डार्क स्पीकर में सिर्फ तब हूँ जब कैमरा ऑन है, उसके बाद मैं आर्यन हूँ। मेरी अपनी एक ज़िंदगी है, मुझे वो भी जीनी है। आई वॉन्ट माई ओन लाइफ टू मैन। 70 लाख रुपए महीने के आर्यन, आई कांट डू शिट, फक दिस 40 lakhs यार। और किसी बेवकूफ़ के बच्चे ने कमेंट भी करा है कि वो इन्फ्लुएंसर्स की पर्सनल लाइफ है ना, इफ़ समवन डोंट्स वांट टू लिव हिज लाइफ, तो आप कौन होते हैं उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें एक बात बता दो कि इन्फ्लुएंसर साले कैमरा पकड़ पकड़ के कुत्ते की तरह व्लॉग क्यों बनाते रहते हैं। विजिटिंग दुबई, विजिटिंग दिस, बेबी की डिलीवरी हो गई, गुड न्यूज़ कभी भी होगी, बेबी आने वाले हैं। मैं तो नहीं करता, तुम ही खुद कहते हो ना भाई 4 दिन में तुम एक वीडियो बनाते हो। मैंने नहीं बताया, ट्रिगर्ड इंसान ने खुद बताया, उसने खुद ही अपने वीडियो के स्टैटिस्टिक्स से बताया, मैंने उसकी लाइफ में पर्सनली इन्वेट नहीं करा। अगर आप हर दिन भी वीडियो बनाते हो और सारा दिन घर में ही रहना है तो उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या। आदमी हो बे, गधे थोड़ी हो जो सारा दिन एक ही जगह से चिपके रहना है। भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। इंट्रोवर्ट हो तो क्या घर से ही बाहर नहीं निकलोगे, कॉलेज स्कूल नहीं जाते, तो बाहर निकलना तो है ही। क्या करोगे घर में बंधे हुए मजदूर की तरह पड़े हुए। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे बेकार के लॉजिक देते हैं। भी एक हफ्ते में अगर कोई 4 वीडियो डालेगा
तो मैं मतलब एक महीने में अगर कोई 4 वीडियो डालेगा बड़ा क्रिएटर तो बेकार ही निकलेगा। मैं उन 4 वीडियो में बनाने में तुमने जितनी एनर्जी झोंकी, अगर तुम एक वीडियो में डालते हैं, तुम उसे एक वीडियो में अपना इनपुट डालते हो तो ज़्यादा बेटर निकलता। तो फ़ायदा तुम्हें ही हुआ ना। तुम्हें क्या लगता है ये आशीष बीबी हर सब साले पागल हैं जो महीनों का गैप लेकर के वीडियो डालते हैं? तो वो डालते हैं क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना फेम। अगर आप फेमस हैं, यू कैन नॉट स्टिक टू योर ओन होम। ऐसा आप कर ही नहीं सकते कि मैं एक फेमस क्रिएटर हूँ या मैं एक एक्टर हूँ, मैं सारा दिन घर पे रहता हूँ, मैं अपना एकदम अकेला रहना चाहता हूँ। तो भाई फेमस होने का मतलब क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आपको पब्लिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना ही होगा। कैरी जब बाहर निकल गया अपने घर से उस 4x4 के कमरे से, डरा वो भी था स्टेज पे, डर लग रहा है इसको, लेकिन ये फिर भी बाहर आया। अब ये एकदम ऐसे होगा, इतना प्यार करते हो लोग मेरे से। हाँ करते हैं, अब आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना तुम अंदर से और पागल हो जाओगे। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ वो अलग बात है, मुझे इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं इन्फ्लुएंसर जीता कैसे है। बस नाम का इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। क्या बेहूदगी है और इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? मैं तो तुम्हारे क्रिएटर के भले के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई उसको पता ही नहीं है फेम क्या है, लाना पड़ेगा स्टेज पे, मना नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे भी लालच आ जाएगा कि यूट्यूब फैन फेस्ट में परफॉर्म करने का ज़बरदस्त पैसा मिल रहा है स्टेज पे, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, पैसे ले लिए हैं। वैसे तो मैंने बहुत बार कह रखा है ऑफिशियली कि मैं मीटअप ऑर्गेनाइज़ करता नहीं हूँ, तो आदमी दोगला हो गया ना। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लोग तब भी कहेंगे, तब भी वो हिपोक्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट ही ऐसा दे दिया पहले। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है अगर कोई सारा दिन घर में रहना चाहता है, पर ये भी तो घटिया चीज़ है ना कि यूट्यूब से बस हमें फेम, पावर और पैसा चाहिए। जब हमारी बारी है यूट्यूब को कुछ देने की, तो हम तब अपने हाथ खड़े कर लेंगे और बोलेंगे कि भाड़ में जाए, हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो यूट्यूब से, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या बकवास है? यूट्यूब ने तुम्हें इतना कुछ दिया, इतना बड़ा आदमी बनाया, अब यूट्यूब जब तुमसे कुछ मांग रहा है तो उसको दोगे नहीं? जाओ इन्फ्लुएंसर हो। ये क्या बात होती है कि मैं ज़िंदगी भर घर में पड़ा रहूँगा, आई एम रियली मैं तो ऐसी हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा है? बाहर निकलो यार, तुम्हें किसने मना करा है? जिन सब्सक्राइबर को रियल इनकम का पता चल गया ना, वो खोपड़ा चबा जाएंगे। जितने भी बड़े क्रिएटर्स बैठे हैं इंटरनेट पे, वो कहते हैं कि तू साले इतना महीने का कमाता है, तू 1 महीना ले ले, 2 महीना ले ले, चल कोई दिक्कत नहीं। 4-4 महीने तक अपने चैनल पे इनएक्टिव रहता है, महीनों तक तू साले काम करता नहीं है, काम चोरी की तरह को आदत लग गई है, कंटेंट में तेरे दम नहीं है। इस बात को खुद लक्ष्य चौधरी ने अपने वीडियो में एड्रेस कर रखा है कि मैंने बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अनसब्सक्राइब कर रखा है। उसके पीछे का साफ साफ रीज़न ये है कि इनके जितने भी वीडियोज़ होते हैं एक टाइम तक अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, जैसे मैं 20 साल का हो गया ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों से मुझे अच्छा नहीं लगता था। पहले कपिल शर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, डाई हार्ड, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो भी तो एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अब मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत ओवररेटेड लगता है। क्योंकि कपिल शर्मा ने अपने कॉमेडी को या अपने कंटेंट को अपग्रेड नहीं करा टाइम के साथ साथ, ना ये लोग करते हैं। तो सवाल पूछेंगे जितने भी इनकी ऑडियंस है, तुमने ना साले अपने वीडियो का स्टाइल अपग्रेड करा, ना तुम्हें कुछ अलग आता है, तुम वहीं के वहीं हो, सारा दिन वहीं पड़े रहते हो, ना तुम्हें कहीं बाहर जाना है, ना तुम्हें कहीं साला तुम्हारा सेटअप भी अपग्रेड नहीं हुआ, ना तुम्हारी प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज़ हुई, ना तुम्हारी कैमरा क्वालिटी इंक्रीज़ हुई, ना तुम्हारी एक्सप्रेशन क्वालिटी इंक्रीज़ हुई, ना तुम्हारे बात करने का तरीका और तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा हुआ, ना तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी ठीक हुई, ना तुम्हारा लोकेशन चेंज हुई, ना तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज हुआ, तुम्हारा थंबनेल भी वही, तुम्हारी शक्ल भी वही, तुम्हारी शक्ल भी वही। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता क्या कोई इन्फ्लुएंसर अपने लुक्स के साथ? वाई कांट यू एक्सपेरिमेंट विद योर ओन लुक्स? तुम्हारे कपड़े भी साले वही। तो ये रतन टाटा वाली अमीरी हमको समझ में नहीं आती है भाई। जब तुझे कुछ खर्च ही नहीं करना अपने ऊपर, जब तेरा कोई खर्चा ही नहीं है, जब तुझे खर्च ही नहीं करना, तो फिर क्यों करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हो भाई? सीधी सीधी बात है। 5,000 रुपये में अगर किसी की अगर 50,000 रुपये महीना में किसी की सरकारी नौकरी है, आपको रहना खाना पीना सब फ्री मिल रहा है, तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे भाई। जब तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं है तो तुम क्यों उतना मांग रहे हो मुंह उठा करके? ऐसे तो कोई भी आड़ा टेढ़ा गलीच इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपने नंबर्स दिखा करके, सोशल मीडिया फेम पा करके किसी भी उल्टी सीधी कंपनीज़ को लूटता रहेगा। आपको ये चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कंपनीज़ को लूटना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कंपनीज ये चाहती है हमारा माल बिके। माल बेचने के लिए कोई ऐसा आदमी होना चाहिए ना जिसको मार्केट की समझ हो। मुंह उठा करके भैया 1,25,000 दे दो, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर देंगे। अरे भोसड़ी के, तेरे अंदर ऐसा है क्या जो मैं तेरे को 1,25,000 दूँ? क्या है तेरे अंदर?
बस एक सिर्फ एक सब्सक्राइबर का तुम मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखा करके तुम मुझे नहीं बोल सकते कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको जब दे दो दे देंगे। लेकिन जब तुम्हारा कोई खर्चा ही नहीं है तो तुम इतना क्यों चार्ज कर रहे हो? स्ट्रेटअप बेवकूफ़ी है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे यूट्यूब व्यूज़ से भी पैसे अच्छे खासे आ जाते हैं, मतलब इसमें इतना क्या है, इतना क्या लालची होना पैसे के लिए यार। यूट्यूब व्यूज़ से अच्छे खासे आ जाते हैं, लाइव स्ट्रीम से भी अच्छे खासे आ जाते हैं, तो फिर 18 लाख रुपए ब्रांड से ऊपर चार्ज करने का क्या मतलब है? मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता। सवाल आपके मन में भी आना चाहिए ना, वो सब्सक्राइबर सवाल करेंगे कि भोसड़ी के ले तो तू दबा के रहा है, खर्चे तेरे हैं नहीं और लूट अलग से रहा है लोगों को। उसके बाद ये लोग इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है, मेरी भी फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। कल को फादर को कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होगा इतने सालों में हुआ तेरे बाप को कुछ जॉब हो जाएगा। 8 साल से वीडियो बना रहा है, तेरे बाप के बाल सफ़ेद हो गए, तेरी दाढ़ी बढ़ गई, तेरी गर्लफ्रेंड होगी, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, कुछ भी बोले जा रहा है। फादर को कुछ हो गया क्या मतलब? हाँ मतलब कोई अगर 18 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसके फादर को कुछ हो गया तो मतलब हॉस्पिटल का बिल तो 15 करोड़ का आता है ना। डोंट यूज़, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं सेविंग्स करनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं एफडी करनी है। ब्रो जस्ट हायर अ गॉड डैम सीए। सेविंग 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 क्या सेविंग? बुढ़ापे के लिए जोड़ के भी तो रखना है ना, मतलब आगे जाकर के आई हैव फ्यूचर प्लान्स। अगर कोई क्रिएटर ये बोलता है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, तो भाई बिल्कुल सही कर रहा है, तो बहुत सही है, क्योंकि भाई उसके फ्यूचर प्लान है। मैं कौन होता हूँ उसकी ज़िंदगी में पर्सनल इंटरफेयर करने वाला? लेकिन जब तुम्हारे खर्चे ही नहीं हैं तो तुम गधे की तरह जब सारा दिन एक ही जगह पड़े रहना लच्छड़ की तरह, लद्दड़ की तरह, तो फिर फ़ायदा क्या? तो तू पैसे की ये बकवास कर रहा है ना कि पुनीत सुपरस्टार ने 30,000 रुपये ले लिए और ये इतना रंडी रोना कर रहा है। खुद इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स का मेगा कोलैब कराया इसने अपने ही खुद के चैनल पे। जट प्रभजोत, नियॉन मैन, थगेश, लक्ष्य चौधरी, पता नहीं कितने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक जगह पे बुक करके, एक हॉल में बुक करके इसने बुलाया और वहाँ पे एक प्राइवेट इवेंट करा, मतलब एक हॉल बुक करा जहाँ पे 30-35 यूट्यूब के वन ऑफ द टॉप क्रिएटर्स हैं, और वहाँ पे उनके साथ ये फ़न एंड गेम्स कर रहे हैं, कोई भी मतलब पार्टी गेम्स खेल रहे हैं, डमशराज हो गया, आइस बात हो गया, ये सब हो गया। मेरा सीधा ये सवाल है कि इस वीडियो को बनाने के लिए खूब पैसा आ गया होगा ना, मतलब इन लोगों ने तो कितना पैसा ही नहीं चार्ज किया होगा, तो फोकट में आ गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब में जितने भी कोलैब हो रहे हैं सब फ्री में हो रहे हैं? तो ये सब करने के लिए पैसा है। लेकिन पुनीत के टाइम पे तो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो कि बात हमारे वीडियोस के खर्चे पे है। अभी इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे हैं, लक्ष्य चौधरी अपनी एक स्पॉन्सरशिप का 2.5 लाख चार्ज करता है या 1 से 2 लाख चार्ज करता है। तुम ऐसे इतने बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हो, एक हॉल बुक कर रहे हो, खर्चा कितना ज़्यादा होगा? यहाँ पैसे नहीं लग रहे? नहीं, पैसे खाली वहीं लग रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियोस में ही लग रहे हैं। जब तुम एक बंदे का कंटेंट यूज़ करके पहले उस पर रोस्ट वीडियो बनाओ, उसके बाद उसी बंदे के साथ कोलैब कर लो। इन सब का फेम यूज़ करके तो दबा के ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और पैसे भी और ज़्यादा आने लगेंगे, क्योंकि इतने सारे कोलैब हो रहे हैं चैनल पे, तो फिर दबा के ही सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। इसलिए हर वीडियो में टैग भी सेम होते हैं इसके। तो पहले किसी पे रोस्ट वीडियो बना के उसे सभ्य भाषा में चूतिया बुलाओ, जबकि तुम खुद टिकटॉक पे चूतियों वाले वीडियो बना रहे हो। उसके बाद जा कर के उससे दबाकर कंटेंट निकालो, मतलब 4-5 वीडियोस का इस्तेमाल करके बनाओ, रील बनाओ, जितना काम करवा सकते हो उससे करवाओ। फिर वो बंदा अपने हक के पैसे मांगे तो उसका अमाउंट रिवील करके सरेआम उसकी बेइज्जती कर दो, क्योंकि तुम्हारा मतलब पूरा हो गया ना। समझना चाहते कि तुम कौन हो, फेम कहते किसे हैं, मैं कौन से वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं कौन सी फील्ड में यूट्यूब में अच्छा बन पाऊँगा, अगर मैं फ्लॉप हो गया तो मैं अपने सब्सक्राइबर को सबसे ज़्यादा खुश कैसे करूँगा, हाउ विल आई जस्ट एक्सपेरिमेंट विद माई वीडियोज़, सोशल मीडिया फेम कहते किसे हैं, किस तरीके के इन्फ्लुएंसर से दूर रहना है, किस तरीके के इन्फ्लुएंसर के साथ पास आना है, मैं कौन हूँ, फेम कहते किसको है, मेरा मकसद क्या है यूट्यूब पर आना, और मैं क्या करूँगा यूट्यूब पे, कि बस मुँह उठा के चैनल खोल दिया। क्योंकि कैरी मिनाटी ने भी खोला ना चैनल, वो भी तो इंट्रोवर्ट है, तो हम भी खोल लेंगे बिना सोचे समझे। अब दिक्कत होने लगी फेम की वजह से, तो फिर हम विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। तुमने एज अ क्रिएटर खुद के साथ गलत किया, क्योंकि तुमको पता ही नहीं था कि क्रिएटर होता क्या है, यूट्यूब कहते किसको है। किसी के पास बहुत अच्छा कोई रीज़न हो यूट्यूब खोलने का, या फिर कोई एकदम ही मजबूर हो जाए कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही गिर चुकी है, घर की एज इनकम सोर्स करना था, तो बिल्कुल खोले। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि फेम कहते किसको हैं, सोशल मीडिया है किस लिए, और तुमने मुंह उठा के बस चैनल खोल दिया कि मैं भी फेमस हो जाऊंगा, और एक्सीडेंटली तुम वायरल हो गए, क्योंकि बीइंग वायरल इज़ सिंपली एक्सीडेंट। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कैसे अपना वीडियो वायरल करते हैं, सब चूतिया होते हैं सीरियसली। कोई एक आधी ढंग का मिलता है इंटरनेट पे, बाकी सब ऐसे ही होते हैं।
तुम जानना भी नहीं चाहते, गधे की तरह चैनल तुमने खोल दिया कि सब खोल रहे तो हम भी खोल लेंगे, बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। अब फेमस हो गए हैं तो फेम का करना क्या, ये तो पता ही नहीं हमें, क्योंकि ये तो हमने जाना ही नहीं। तो गलत कौन है? ऑडियंस है जो हमें सब्सक्राइब करके बैठी है, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक नंबर है। इसलिए हर कोई आपका दिमाग खाता रहता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं जब भी कुछ करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है ये। मैंने अपने फ़ोन में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे फ़ोन में ब्लू कलर का डॉट आ जाता है, नीचे लिखा आ जाता है न्यू वीडियो। और वैसे भी अगर आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और रेगुलरली आप उसके वीडियोस वॉच करते हो, रेगुलरली मतलब जब भी वो नया वीडियो डालता है आप देखते हो, तो उसके जो नए वीडियो जैसे वो अपलोड करेगा ना, आपको यूट्यूब के होम पेज पर वो अपने आप रिकमेंड हो जाएंगे। तो अगर कोई यूट्यूब पे बोलता है ना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब क्या है कि मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, मेरा ये मकसद है, मेरा मकसद पूरा करने में मदद करो। ये प्लीज़ वर्ड मत डालो, कर वैसे भी सब्सक्राइबर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने अपने इस वाले वीडियो में इसीलिए जानबूझ के इस बात को एड्रेस करा था। 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ कितने वीडियो पे? 17 मिलियन। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि बाकी के 23 मिलियन क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बिज़ी हो सकते हैं, हर कोई इतना खाली नहीं होता, बहुत सारे लोग बिज़ी होते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई? 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ आ रहे हैं 17 मिलियन, जबकि कंटेंट भी अच्छा है, ऐसा नहीं बेकार है, ना चैनल डिग्रेड हो रहा है, ना व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि अगर एक टॉप के क्रिएटर के इतने हैं तो ये बाकी के 23 मिलियन कहाँ पर हैं? इन्होंने बस मुंह उठा के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। स्पेसिफिक रीज़न क्या है कि वो 360 पर्सनैलिटी है क्यों? कि पहले तो वीडियो में अपना बड़ा एकदम चेयरफुल पर्सनैलिटी है, यंग वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, ओवर एंथुजियास्टिक पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा एंगर या रेज वाली, और रियल लाइफ में एकदम इमोशनल और नॉर्मल आदमी की तरह, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न है काम। देखो पहली बात तो ये कि हर काम हर एक इंसान के ऊपर एक असर डालता है। तुम्हारी 9 से 5 की नौकरी है, मेरी 9 से 5 की नौकरी है, मतलब पार्ट टाइम, अब तो फुल टाइम भी कर लूँगा पास आउट होने के बाद कॉलेज से। तो ये उसमें होता है ऐसा, वो तो मजबूरी में करनी है, करोगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, वही तो करना होता है लाइफ में। उसके अलावा ज़िंदगी क्या होती है लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, ये तो ऐसा है नहीं अमेरिका USA लंदन कि भाई म्यूज़िक में डिग्री ले ली, आर्ट्स में डिग्री ले ली, पेंटर बन गए। इंडिया में ये सब होता नहीं है, तो वो तो मजबूरी में करनी पड़ती है कि घर कैसे चलेगा, अभी बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेगा उन्हें, EMI देनी है भाई, रेंट देना है मकान मालिक को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसने वो जो काम करा वो उसने ज़िंदगी में वो काम किया जो उसको करना था, और उसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, उस काम में अपनी सारी एनर्जी उसने झोंक दी। तो नेचुरली आपके मन में ऐसा आ जाता है कि यार मैंने कुछ करा है, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ देख लो इस वीडियो को, प्लीज़ देख लो। तो ये होता है। और तो और इसी वजह से वो काफ़ी सेंसिटिव भी रहता है, उस चीज़ को लेके बहुत इमोशनल है। उसकी वो इमोशनल साइड सिर्फ वही समझ सकता है, उसके घर वाले भी नहीं शायद सही से समझ सकते, क्योंकि उसको वही करना था जो उसको करना था, और उसको पैसे भी मिले, कमा भी अच्छा रहा है, बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है। तो ही हैज़ एवरीथिंग दैट ही विशेस फॉर। तो इमोशनल नहीं होगा क्या बंदा ऐसे में? अब क्या करेगा बंदा ऐसे में? गालियाँ बकता फिरेगा? यूट्यूब के लिए वो काफ़ी इमोशनल है और उसको काफ़ी पसंद करता है, क्योंकि यूट्यूब ने उसे सब कुछ दिया। पहले वो कौन था? वो ऐसे ही हंटता फिर रहा था सड़कों में, गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा था उसे। अब जा कर के वो कुछ बना ना, अब जाके उसकी मार्केट में वैल्यू हुई, अब जाके लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो उसकी ज़िंदगी बदल गई ना, उसने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। ही वॉज एग्जिस्टिंग, स्टॉप एग्जिस्टिंग, स्टार्ट लिविंग। तो ये उसकी लाइफ का अगर आपको प्राइम एग्जाम्पल देखना है तो किसी की इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी यही तो होती है। पहले वो एग्जिस्ट करता था, अब वो जी रहा है। तो इसी वजह से वो अपने काम को लेके इतना ओवरली इमोशनल है, और इसीलिए वो इतना इमोशनल बंदा होता है। वो वीडियो में कभी आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर से खूब उसके सब चल रहा होगा।